हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप मजे में होंगे। आज मैं आपके सामने फिर आया हूं एक नई वीडियो लेकर के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? देखिए, डाई वर्ड का मतलब होता है टू। तो ये एक ऐसी एंटिटी है, ऐसी चार्ज एंटिटी है जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज का और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज का। कुछ इस तरीके से, एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक कोई नेगेटिव चार्ज है, और इनको एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। इस डिस्टेंस को नाम देते हैं डी। चार्ज एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, ऐसी ही क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों डाइपोल मोमेंट। अब देखिए, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अगर आपके पास एक डाइपोल था, ये डाइपोल हमारे पास है, ठीक। इस डाइपोल के अंदर जो चार्ज है Q, अगर उस चार्ज को मैं इसकी लेंथ से, डाइपोल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट P। अब ये डाइपोल मोमेंट P जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस d है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कहीं कहीं पर इसको d की जगह आप 2l भी लिखा पाएंगे। ठीक है, Q इंटू 2l या Q इंटू डी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? देखिए, जो डायपोल मोमेंट होता है बच्चों, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो डायपोल मोमेंट होता है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन रखता है। ठीक। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है, क्योंकि देखो चार्ज इनटू डिस्टेंस है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट बन जाती है कूलम मीटर। ठीक। इसको पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2a या 2l या डी, कुछ भी लिखा जा सकता है। बस पता ये होना चाहिए, ये है चार्ज, ये है डाइपोल की लंबाई, जिसे बोलते हैं डाइपोल लेंथ। ठीक। अब बात करते हैं डाइपोल फील्ड की। अब ये डाइपोल फील्ड क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल फील्ड। तो डाइपोल फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो अपने आसपास फील्ड बनाता है, उसी को बोला जाता है डाइपोल फील्ड। अब डाइपोल को लेकर के हमें यहाँ पर दो अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये हमारे पास है चार्ज माइनस क्यू, ये हमारे पास है चार्ज बच्चों प्लस क्यू। ठीक है, और ये है इसकी डायपोल की लेंथ। ठीक। अब अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो इन दोनों चार्जेस को जोड़ती हुई पास हो रही है, तो वो कुछ ऐसी बनेगी, यस और नो? ठीक। इस लाइन को बच्चों बोलते हैं एक्सिस या एक्सियल लाइन, एक्सिस ऑफ द डायपोल और एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। फिर अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो इसके सेंटर से पास हो, लेकिन इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, इस लाइन को बच्चों बोला जाता है इक्वेटर, या इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से समझो, ये बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसा हमारी अर्थ के लिए होता है। अगर आप याद रखो, थोड़ा बहुत भी आपको ज्योग्राफी याद है, तो ये हमने बना दी हमारी धरती माँ, अर्थ। ठीक है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखते, ये जो नॉर्थ साउथ पोल से पास होता हुआ जाता था, इसको हम बोलते थे एक्सिस ऑफ द अर्थ। दिस वाज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। यहां पर आपका नॉर्थ पोल होता था, यहां पर आपका साउथ पोल होता था, और पोल्स को जोड़ती हुई जो लाइन जाती थी, इसको बोला जाता था एक्सिस ऑफ अर्थ। फिर अगर आप याद करो, इसके परपेंडिकुलर अर्थ के सेंटर से जो लाइन पास होती थी, इसको हम बोलते थे इक्वेटर। तो देखो, डाइपोल के साथ भी तो हमने यही किया। डाइपोल में दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। जैसे अर्थ में होता था एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो जो पोल्स को ज्वाइन करती हुई लाइन वो एक्सिस होती है, और जो पोल्स के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होती है, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ जो हम बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते आए हैं। अब हमें इन दोनों ही लाइंस पर
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि इन दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। अब जो डाइपोल के जो एक्सियल लाइन होती है उस पर हम फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। बड़ी मजेदार डेरिवेशन है, साथ बने रहिएगा। चलिए बच्चों, हम यहां पर लेते हैं, हमारे पास ये है एक नेगेटिव चार्ज, इसको नाम देते हैं -Q। ये हमारे पास हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसको नाम देते हैं +Q। और इन दोनों को जोड़ती हुई जो लाइन बनेगी वो लाइन होगी हमारी एक्सियल लाइन या एक्सिस। इस पर हमने ये ले लिया पॉइंट P, जहां पर मुझे फील्ड निकालनी है। ये है डाइपोल का सेंटर O। हमें पता है ये जो डाइपोल है, इस पूरे की लंबाई बच्चों, इस पूरे की लंबाई हम 2L ले लेते हैं। अभी क्या ले लेते हैं? 2L। ठीक, अब आप कहोगे सर ये 2L लेने का कारण क्या है? देखिए, डाइपोल में जब हम डिस्टेंस नापते हैं किसी भी पॉइंट का डाइपोल से दूरी नापने के लिए, तो वो नापा जाता है डाइपोल के सेंटर से। अब अगर मैं इसको L ले लेता तो डाइपोल सेंटर से नापते समय मैं इस डिस्टेंस में ये L/2, देखो ये L/2, ये डिस्टेंस के लिए अगर मुझे नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस निकालना है तो L/2 ऐड करना पड़ता इस डिस्टेंस में, OP में। और अगर पॉजिटिव का निकालना पड़ता तो OP में से L/2 माइनस करना पड़ता। अब मैं नहीं चाहता था कि मुझे फ्रैक्शंस को इन्वॉल्व करना पड़े, इसीलिए मैंने इसको 2L कंसिडर कर लिया। तो मुझे पता है यहां से यहां तक डिस्टेंस L है, यहां से यहां तक डिस्टेंस L है। अब हमें पता है हमेशा डिस्टेंस कहां से नापा जाता है बच्चों? डायपोल के सेंटर से। तो हमने इस पॉइंट P की जो दूरी है उसको मान लिया ये है R। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो हमेशा डायरेक्टेड अवे होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं E1 वेक्टर। ऐसे ही जो नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड हमेशा टूवर्ड्स होती है, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स बनाई जाती है। इस फील्ड को हम लोग नाम दे देते हैं E2 वेक्टर। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दो कारणों के ऊपर डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स हैं। पहला है चार्ज, दूसरा है डिस्टेंस। अगर आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट P के पास है तो इसलिए इसकी फील्ड ज्यादा हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट P से दूर है, इसलिए इसकी फील्ड कम हो जाएगी। बात समझ में आई सबको? अब अगर मैं E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q की वजह से जो फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर आप डिस्टेंस देखो, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस है R-L, इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की होगी P पर ड्यू टू -Q अगर हम निकालें तो ये जो फील्ड आएगी E2, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R+L का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास E1 और E2 आ गए। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट हैं और E1 बड़ा है E2 से, तो जो नेट फील्ड आएगी, देयरफॉर नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, उसको हम नाम देते हैं E एक्सियल, क्योंकि हम एक्सियल लाइन की निकाल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो ये E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट करके आएगी। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब हम उनको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो मेरे पास E एक्सियल का आंसर देखो क्या आ जाएगा। अगर मैं Q अपॉन 1/4πε0 दोनों में से कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बच्चों ब्रैकेट में बचेगा 1/R-L का होल स्क्वायर -1/R+L का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास E एक्सियल आ जाएगा Q अपॉन 4πε0, ये आ जाएगा R+L का होल स्क्वायर -R-L का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर -L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है A+B माइनस A-B के जो होल स्क्वायर होते हैं इनका डिफरेंस होता है 4AB। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देंगे अलजेब्रा की। तो E एक्सियल आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू 4RL
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो 4RL है बच्चों, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं कुछ ऐसे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो Q इंटू 2L है, इसको मैं बोल सकता हूं डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल। तो मेरे पास ई एक्सियल निकल करके आ गया, देखो यहाँ आ जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हमें मिला बच्चों, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। ये एक्सियल लाइन की फील्ड का जनरल फॉर्मूला है। अब अगर हमारा ये जो पॉइंट P है, ये बहुत दूर चला जाए, if point P lies very far, अगर ये जो पॉइंट P है बच्चों ये बहुत दूर चला जाए, इसका मतलब R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आर स्क्वायर बन जाएगा। तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा ई एक्सियल। अब देखो ध्यान से, यहां आर की पावर 4, ऊपर एक आर कैंसिल होके बन गया आर क्यूब, तो 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये बन जाता है हमारे पास ई एक्सियल का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो है ये स्पेशल केस फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। जब आपको आर की वैल्यू एल से बहुत ज्यादा दी गई हो, ये फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको दोनों वैल्यूज दे रखी हैं और एक जनरलाइज सा केस बन रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आर एल में, तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। आई होप सबको ये समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब हमें पता है इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेंटर से एक लाइन जाती है एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो चलिए वहां पर अब हम एक डाइपोल के लिए फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास हो गया बच्चों माइनस क्यू चार्ज, ये हमारे पास हो गया प्लस क्यू चार्ज। ठीक, इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बना देते हैं। ये है डाइपोल का सेंटर O। जो इक्वेटोरियल लाइन होती है बच्चों, वो इसके परपेंडिकुलर बनती है। अगर आप देखें ध्यान से, वो इसके परपेंडिकुलर बनेगी। हमने मान लिया ये हमारे पास आ गया पॉइंट P। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट P की दूरी, अब ये दूरी तो L और L है और ये डिस्टेंस है R, ये है 90 डिग्री। तो चार्ज से पॉइंट P की दूरी ये वाली लाइन हो जाएगी। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से पॉइंट P की नेगेटिव चार्ज से जो दूरी आएगी बच्चों, देखो वो भी क्या है, वो भी ये वाला है। तो इस राइट ट्राइंगल में अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, हमारे पास चार्ज आ गया। फील्ड के लिए यही दो चीजें चाहिए होती हैं। तो अब पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड आएगी वो बनेगी डायरेक्टेड अवे E1। जो नेगेटिव चार्ज की फील्ड आएगी बच्चों वो आएगी टूवर्ड्स, इसको हम इस कलर से बना लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया E2। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा दें दो वेक्टर्स का, ठीक, या आप रेजोल्यूशन कर लें। तो अगर हम रेजोल्यूशन को समझे, देखो रिजल्टेंट फॉर्मूला तो बड़ा सीधा सा होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा आप लिख देंगे, है ना। तो आपके पास एक तो फॉर्मूला वो आ जाएगा, या आप यहाँ पर लगा सकते हैं रेजोल्यूशन। अब देखिए रेजोल्यूशन को कैसे करना है, ये आ गया हमारे पास वो पॉइंट P। ठीक है जी, पॉइंट P पर एक फील्ड एक्ट कर रही है E1 ऐसे। ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार है, ये बहुत ही एलिगेंट सा सोल्यूशन है, बड़ा मजा आएगा इसको देख करके आपको। ये आ गया हमारे पास E2 बच्चों। ठीक है, हम यहां पर
हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना देते हैं ताकि हम रिजॉल्व कर पाए। ये हमने एक्स एक्सिस बना दिया। अब ये पूरा एंगल 2 थीटा था और हमें पता है ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल ऑल्टरनेट बन जाएंगे, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। तो अब अगर आप इस E1 को रिजॉल्व करो तो ये वाला कंपोनेंट आएगा आपके पास E1 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आपके पास आएगा E1 sin थीटा। और अगर आप इसको रिजॉल्व करो तो यहां पर इसका कंपोनेंट आपके पास आएगा E2 cos थीटा और यहां पर इसका कंपोनेंट आएगा आपके पास E2 sin थीटा, है ना बच्चों। ये हमारे पास रेजोल्यूशन हो गया। अब अगर मैं E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकालूं, E1 का मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये है, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ऐसे ही अगर मैं E2 का मैग्नीट्यूड निकालूं, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो रूट हट गया। अब अगर आप E1 और E2 को देखो तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर है वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर आ गया। देखो यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये E1 E2 सेम है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर E1 इक्वल्स टू E2। अब जब E1 और E2 बराबर हैं तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा भी बराबर होंगे, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होंगे। अब दिक्कत क्या आती है, एक E1 sin थीटा ऊपर, एक E2 sin थीटा नीचे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसीलिए उनका जब सम करोगे आंसर आएगा 0। तो मैं कह सकता हूं बाय सिमेट्री सम ऑफ, इसको हम मान लेते हैं E, ठीक है, E नाम दे दिया, तो ये भी E sin थीटा, ये भी E sin थीटा, तो जितने भी E sin थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं उनका सम हो जाएगा 0, क्योंकि एक ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है बच्चों और दूसरा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है ना बच्चों, तो इसीलिए वो तो हो जाएगा 0। अब बचा क्या, अब बचे ये E cos थीटा, दोनों के दोनों, देखो E1 को भी E cos थीटा लिखेंगे, E2 cos थीटा को भी E cos थीटा लिखेंगे, दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं जो ई इक्वेटोरियल है, यानी इक्वेटोरियल फील्ड जो है हमारे पास, वो आ जाएगी ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी मैं लिख सकता हूं ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2 ई कॉस थीटा। ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू ऑफ ई इक्वेटोरियल, दैट इज 2 ई कॉस थीटा। यहां तक क्लियर बच्चों। अब हमें सिर्फ ई की वैल्यू जो कि हमारे पास है और कॉस थीटा की वैल्यू वो हमें रखनी है, तो चलिए कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट को बच्चों हम लोग लिखते हैं पावर 1/2, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ ई एंड कॉस थीटा, तो ई इक्वेटोरियल हमारे पास बच्चों निकल करके आएगा, देखो ये आ जाएगा 2 और ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। अब देखो ये है पावर 1, ये है पावर हाफ, मल्टीप्लाई में बन जाएगी पावर 1.5, यानी 3/2। ऊपर न्यूमरेटर को देखो, Q इंटू 2L, ये बन जाएगा डायपोल मोमेंट P, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन जाता है एक्सप्रेशन फॉर या मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड। अब बच्चों ये जो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है, अब अगर आप डायरेक्शन देखो, जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है बच्चों उसकी डायरेक्शन ये होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पी वेक्टर की, और यहां पर जो हमारे पास नेट फील्ड आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, ये आ रही है नेट फील्ड,
ये हमारी आ रही है ई इक्वेटोरियल। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो याद रखना है ई इक्वेटोरियल वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने यहां पर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि पी वेक्टर इधर है, तो ई इक्वेटोरियल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और हम ये बात जानते हैं वेक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ नेगेटिव या माइनस साइन, इसीलिए हमने यहां पर माइनस लगाया। जबकि अगर आप ये एक्सियल फील्ड के लिए देखो, तो देखो डायपोल मोमेंट किधर था? अगर आप डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन देखो तो ये थी, दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, और नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही थी? यही थी डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल। तो यहां पर तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए ये प्लस ही रहेगा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख भी दोगे, यहां वेक्टर लगाओगे तो यहां पर आप साथ में पी कैप लगा देना, यूनिट वेक्टर ऑफ द डायपोल मोमेंट वेक्टर, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। लेकिन इक्वेटोरियल में यहां पर माइनस साइन लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इक्वेटोरियल फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, ये तो तब था जब आर और एल कंपेरेबल हो। अब देखते हैं इसका स्पेशल केस क्या बनाया जा सकता है। हम कह सकते हैं इफ पॉइंट पी लाइज वेरी फार, यानी अगर पॉइंट पी बहुत दूर चला जाएगा तो आर एल से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और जब आर एल से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैं ऑलमोस्ट आर स्क्वायर लिख सकता हूं, और उसकी पावर 3/2 कर दो तो बन जाएगा आर क्यूब। तो मेरे पास ई इक्वेटोरियल उस केस में, जो इसका स्पेशल केस फॉर्मूला बन जाएगा, ई इक्वेटोरियल आ जाएगा 2p अपॉन 4 पाई, सॉरी 2 हट जाएगा बच्चों, यहां से 2 थोड़ी आएगा, है ना, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये बन जाएगा इसका स्पेशल केस फॉर्मूला, जब पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर हो डायपोल से, सेंटर से, तो बन जाता है ये वाला फॉर्मूला। अब अगर आप इस फॉर्मूला को और हमारे इस फॉर्मूला को देखो तो बिल्कुल सेम है, फर्क है यहां पर 2 लगा है और यहां पर 2 नहीं लगा है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मैं कह सकता हूं एक्सियल फील्ड जो है वो इक्वेटोरियल फील्ड से डबल आती है, या एक्सियल फील्ड अपॉन इक्वेटोरियल फील्ड इज इक्वल टू 2। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फार वाले केस में स्पेशल केस जो है उसको अगर आप देखें तो एक्सियल फील्ड इक्वेटोरियल फील्ड से दुगनी निकल करके आती है। ठीक, तो ये था रिलेशन इन दोनों फील्ड्स के ऊपर। अब देखते हैं, देखिए बच्चों, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो तब तक पक्का नहीं होता जब तक आप उस पर एक बढ़िया सा सवाल ना लगा लें। तो चलिए कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखते हैं, इसको समझते हैं। कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्योंकि आपके लिए करना बहुत जरूरी है। अगर आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव नहीं होगी बच्चों, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं। दो चार्जेस हैं, एक +5 माइक्रोकूलम का और दूसरा -5 माइक्रोकूलम का है, और 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो हमको प्लस माइनस क्यू दोनों दे दिया गया है। क्यू दिया गया है +-5 माइक्रोकूलम, यानी +-5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और जो डायपोल लेंथ 2L है वो दी गई है 1 मिलीमीटर, जो कि होता है 10 की पावर -3 मीटर। फिर उन्होंने कहा कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। बच्चों, जो डायपोल मोमेंट होता है वो तो Q इंटू 2L होता है, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -3, तो P की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास, सॉरी कूलम मीटर, है ना, ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। तो ये हमारे पास आ जाता है डायपोल मोमेंट ऑफ दैट डायपोल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। देखो आपको दिया क्या गया है, आपको डायपोल की लेंथ दी गई है, ठीक, आपको इक्वेटोरियल इसमें चार्जेस की वैल्यू दी गई है, साथ में आपको डिस्टेंस आर की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द डायपोल, और आपको कहां निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है। तो यहां पर अगर आप देखो ध्यान से,
2L की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, जिसको 10 की पावर -1 मीटर लिख लेंगे। अगर आप R की वैल्यू देखो, वो आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, जिसको आप 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख लेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम एक काम करते हैं, हम इसको 10 इंटू 10 की पावर -2 लिखते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है। तो L जो हो जाएगा, L आधा होता था ना, 2L का आधा, तो बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। चार्ज दिया गया है 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो स्टैंड फॉर 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है ना। ये बन गया। आपसे कहा गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप वैल्यू निकाल करके बताएं। तो इक्वेटोरियल फील्ड जो होती है, ई इक्वेटोरियल, बच्चों उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था अभी? हमने देखा था P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखो अभी तो हमने निकाली थी इक्वेटोरियल फील्ड, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम एग्जैक्टली यही यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब जो P होता है उसको हम लिखेंगे Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो क्वेश्चन में हमें Q दिया है, हमें 2L दिया है, हमारे पास R है, हमारे पास L है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। जब आप ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा 4.096 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट ऑपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आपको चार्ज की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और उनके बीच की दूरी रखी गई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। आपसे कहा गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर आर की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर दी गई है, और यहां से अगर आप एल की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर बन जाएगी। अब अगर आप याद करो ई एक्सियल का फॉर्मूला, जनरल केस लगेगा, क्या था वो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। पी हमारे पास आ जाएगा Q इंटू 2L से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो Q आपको दे रखा है, 2L आपके पास है, R आपके पास है, L आपके पास है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। जब आप ये वैल्यू डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। सॉल्व आपको करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन रीच मी थ्रू कमेंट्स, और या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, और आप वहां पर भी मुझे अपने कोई भी मैसेजेस या डीएम कर सकते हैं। ये मेरा हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल। या आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको डीपीपीज अवेलेबल होंगी पढ़ाई करने के लिए। बच्चों प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ऐसे करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और बनाने का। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।